Good morning, students. Last day we started chapter 10, 18th century political formations, and studied about the Mughal Empire boundaries. मुग़ल एम्पायर किस तरह से अपनी कंट्रीज़ को, अपनी एरियाज़ को एक्सपेंड किया। उसके बाद जब ब्रिटिश कंपनीज आई, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी टेरिटरीज कंट्रोल करनी शुरू कर दी ड्यूरिंग द पीरियड मिड 18th सेंचुरी। द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स, बाद के जितने भी मुगल्स थे वो कैसे थे, वो काफ़ी वीक सक्सेसर्स थे। जो रूलर्स थे बाद के वो काफ़ी वीक थे, पॉलिटिकली हैंडल नहीं कर पाए जो बाउंड्रीज को। टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। तो मुगल्स के अंडर जो इन्होंने रखे हुए थे टैक्स कलेक्शंस के लिए, जो इनके गवर्नर्स थे, तो ये लोग अपने आप को फ्री करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो अब जो नई स्टेट्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं वो अवध, हैदराबाद एंड बंगाल। With the decline in the authority of the Mughal emperors, the governors of large provinces, Subedars, and the great Zamindars consolidated their authority in different parts of the subcontinent. तो मुगल्स ने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया हुआ था, ज़मींदार्स रखे हुए थे, सूबेदार्स रखे हुए थे, जो उनको एरिया दिया गया था। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मुगल्स की पावर जो है वो वीक हो रही है, तो क्यों ना हम भी अपना ले लें। तो उन्होंने भी अपने आप को फ्री करना शुरू कर दिया, अपनी एक अलग प्रोविंसेस बसानी शुरू कर दी इन्होंने। थ्रू द 18th century, द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स। ब्रॉडली स्पीकिंग, द स्टेट्स ऑफ द 18th century कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर अब 3 तरह की ग्रुपिंग्स सामने आई, 3 तरह से स्टेट्स का जो है डाइवर्जेंस हुआ, डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ। मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन होगा तो नई स्टेट्स बनेंगी। हिस्टोरियंस जितने भी थे तो उन्होंने इन स्टेट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया। फर्स्ट कैटेगरी जो थी, मुगल एम्पायर का हिस्सा मानते हैं अपने आप को, पर इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अलग से प्रोविंसेस चलाना चाहते हैं लोग कि हमारे पास पावर है, हमारे पास एक कॉम्पिटेंसी है, तो हम अपनी अलग प्रोविंसेस चला सकते हैं। सेकंड टाइप जो था, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको वतन और जागीर मिली हुई हैं, इंडिपेंडेंसी दे रखी थी जिनको मुगल्स ने, तो वो अपना एक लेवल बना के रखना चाहते हैं। और तीसरा ग्रुप है मराठा, सिख और जाट जो है, तो ये अपने छोटे बड़े जो हैं स्टेट्स चला रहे हैं। तो इन्होंने अब स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंसी बनानी शुरू कर दी है इन्होंने भी। स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, जो 3 नए स्टेट्स बन रहे थे अब। पहले ये क्या थे, मुगल्स के अंडर थे, और मुगल्स से अब इनकी जो पावर्स थी वो दूर होती जा रही है। सेकंड वर स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स एज वतन जागीर्स। सेकंड कौन से थे, मुगल्स ने जिनको पावर्स दी हुई हैं, वतन जागीर्स दिए हुए थे जिनको, तो वो भी अपने आप को फ्री करना चाहते हैं अब। एंड थर्ड वर द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास, सिख एंड अदर लाइक द जाट्स। तो तीसरे ग्रुप जो हैं मराठा, सिख और जाट जो हैं, दीज वर ऑफ डिफरेंट साइज एंड हैड सीज्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल्स आफ्टर ए लॉन्ग ड्रॉन आर्म्ड स्ट्रगल। और इन्होंने एक लंबा संघर्ष करते हुए, एक आर्म्ड स्ट्रगल जो है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया और अपने आप को फ्री करना शुरू कर दिया इन्होंने।
द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, कौन कौन सी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस हैं? जो तीनों प्रोविंसेस का भी जिक्र हुआ है, अवध, बंगाल, और तीसरी कौन सी थी? हैदराबाद। Amongst the states that were carved out of the old Mughal provinces in the 18th century, three stand out very prominently. तो ये तीन जो है मेन थी, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ। उनमें से फर्स्ट पार्ट जो है ये है, दीज वर अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। All three states were founded by members of the high Mughal nobility who had been governors of large provinces. स्यादत खान, स्यादत खान जो है अवध से है, मुर्शिद कुली खान बंगाल, एंड आसफ जाह हैदराबाद। All three had occupied high mansabdari position and enjoyed the trust and confidence of the emperors. तो तीनों को मनसबदारी पोजीशन मिली हुई है और एम्परर्स के कॉन्फिडेंस में भी है ये। तो मुगल एम्पायर के अंदर अब क्या होती थी? मनसबदार्स होते थे, जात दी जाती थी, एक रैंक होता था, सवार होते थे, कावरी रैंक होता था एक। तो बोथ आसफ जा एंड मुर्शिद कुली खान held a Zat rank of 7,000 each, while Syadat Khan Zat was 6,000. Second provinces was Hyderabad. निज़ामुल मुल्क आसफ शाह, निज़ामुल मुल्क जो है ये एक टाइटल है जो इसने लिया हुआ था। आसफ शाह, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट 1724 to 1748, was one of the most powerful members at the court of Mughal Emperor फारुखशियार। फारुखशियार के दरबार में था ये, एक पावरफुल मेंबर था। ही वॉज इंटरेस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध, अवध का गवर्नर बना, एंड लेटर गिवन चार्ज ऑफ द डेक्कन, बाद में डेक्कन का पार्ट भी दे दिया गया इसको। मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंस ड्यूरिंग 1720 to 22, Asaf Shah had already gained control over its political and financial administration. तो पॉलिटिकली और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, पावर्स इसके हाथ में आ चुकी हैं। टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल, टर्मोइल क्या होती है? नोबल्स जो लोग थे जो आपस में लड़ रहे थे, दो ग्रुप्स हमने पीछे पड़े थे नोबल्स के, तो वो लोग क्या करते थे? आपस में लड़ते थे। Deccan and the competition amongst the court nobility, he gathered power in his hand and became the actual ruler of that region. तो सारी पावर इसने अपने हाथ में ले ली और अपने आप को एक एक्चुअल रूलर बना दिया उस रीजन का। आसफ शाह ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्थर्न इंडिया who welcomed the new opportunities in the south. तो सोल्जर्स हैं इसके पास, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इसके पास। ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर्स, इसने अपने नीचे मनसबदार बना दिए, अब जागीर्स दे दी उनको। ऑल्दो ही वॉज स्टिल ए सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्पर, हालांकि वो अभी खुद मुगल्स के अंडर है। ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली और फेसिंग एनी इंटरफेरेंस। बट जो वो रूल कर रहा है यहाँ पर, तो उसमें दिल्ली की तरफ से, मुगल एम्पायर की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। द मुगल एम्पर मेयरली कन्फर्म द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय द निजामुल मुल्क आसफ शाह। मुगल एम्प्रेस जो है वो क्या करते हैं? सिर्फ कंफर्म करते हैं, डिसीजन वो ले रहा है आसफ शाह, वो सिर्फ उस डिसीजन को कंफर्म करते हैं। वाई? ऐसा क्यों हो रहा था यहाँ पे? द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज कंस्टेंटली एंगेज्ड इन ए स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास टू द वेस्ट एंड विद इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ्स नायक्स ऑफ द प्लेटू। तो हैदराबाद को दो स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा था। पहले से वहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, एक स्ट्रगल तो हो रहा है मराठास की तरफ से वेस्ट में, और दूसरा जो हो रहा है
नायक्स जो हैं, तेलुगु वॉरियर्स जो हैं, द एम्बिशन ऑफ द निजामुल मुल्क आसफ शाह टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट in the east were checked by the British, who were becoming increasingly powerful in that region. अब इनका एक और एम्बिशन था इसका कि कोरोमंडल एरियाज जो था, नीचे का जो पार्ट है हमारे इंडिया का, तो ये पार्ट जो है, ये पोर्शन था कोरोमंडल वाला, तो यहाँ पे टेक्सटाइल जो थी, टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज जो थे, तो उसको ये कवर करना चाहते हैं। तो निज़ाम की जो आर्मी है उसे एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में मराठास जो हैं वो उसके लिए एक थ्रेट थे आसफ शाह के लिए। एंड द थर्ड प्रोविंस इज अवध। अवध के अंदर कौन है? सयादत खान। सयादत खान का पूरा नाम है बुरहान मुल्क सयादत खान। was appointed Subedar of the Awadh in 1722 and founded a state which was one of the most important to merge out of the breakup of the Mughal Empire. तो अवध जो है मुगल एम्पायर का एक पार्ट था। मुगल्स को कमजोर देख करके इंडिपेंडेंस असिस्ट कर ली इन्होंने भी। अवध was a prosperous region controlling the rich alluvial Ganga plain and the main trade route between North India and Bengal. तो एक प्रोस्पिरियस रीजन है, पानी काफ़ी है यहाँ पे, रिच फर्टाइल सॉइल थी यहाँ पे, तो ये एरिया जो इसके अंदर आता था। बुरहान मुल्क ऑल्सो हैड द कंबाइंड ऑफिसेज ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। तो उसके पास सारी पावर है, फाइनेंशियल पावर इसके पास है, पॉलिटिकल पावर्स इसके पास है, तो ये सारी पावर्स इसके पास आ चुकी हैं। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध। तो अवध का एक तरह से सारा जिम्मेवारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, सारी पावर्स जो है इसके हाथों में आ चुकी है। He tried to decrease Mughal influence in the Awadh region by reducing the number of office holders, जागीरदार्स। तो बुरहान मुल्क जो था, इसने मुगल इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अवध के अंदर जिनको जागीर्स दी गई थी, जागीरदार्स जो थे, उनको वहां से हटाया। पहले जागीरदार्स को कम किया, दूसरी स्टेट्स के अंदर भेज दिया जाएगा, तो वो लोग अपनी जो रैंक है वो छोड़ देंगे, कहीं और जाना नहीं चाहेंगे, शिफ्ट नहीं होना चाहेंगे, या उनको हटा दिया गया एक तरह से। He also reduced the size of Jagirs and appointed his own loyal servants to vacant positions. जागीर्स के जो साइज थे, जितना एरिया उनके अंडर में आता था, तो उस एरिया को रिड्यूस कर दिया इन्होंने। अपने जो सर्वेंट्स थे, लॉयल थे जो इसके, उन्हें उन वैकेंट पोस्ट को फिल किया, उनको अपॉइंट किया गया। द अकाउंट्स ऑफ जागीरदार्स वर चेक टू प्रिवेंट चीटिंग एंड द रेवेन्यूज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट वर रीअसेस्ड बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द नवाब्स कोर्ट। अब जागीरदार्स जो थे, उनकी चीटिंग चेक करने के लिए कि कहीं ये लोग चीट तो नहीं कर रहे नवाब को, किंग को कहीं चीट तो नहीं कर रहे हैं एम्परर को, तो उन्होंने चेक करना चाहा कि ये लोग जो असेस कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं जो, तो उसको रीअसेस्ट करो, दोबारा से चेक करो कि कहीं ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं रेवेन्यूज के अंदर। ही सीज्ड ए नंबर ऑफ राजपूत जमींदार्स एंड द एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड्स ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड। तो काफी सारा एरिया जो है रोहिलखंड का, वो भी इन्होंने अपने अंदर कवर कर लिया। द स्टेट डिपेंडेंट ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स। अब वहाँ के जो लोग हैं उनको रेवेन्यू पे करना है, टैक्सेस पे करनी है, और टैक्सेस पे करने के लिए वो लोग कहाँ जाएंगे? पैसा जो है उधार लेने के लिए। तो लोकल बैंकर्स और महाजन्स जो हैं उनके ऊपर लोग डिपेंड हैं। इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑफ द हाईएस्ट बिडर्स। अब रेवेन्यू कलेक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उसके लिए बिड हो रही है। अब एक तरह से नीलामी रखी गई, जो ज़्यादा नीलामी देगा उसको परमिशन दी जाएगी रेवेन्यू कलेक्ट करने की। दीज रेवेन्यू फार्मर्स कि ऑफिसर्स गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, अब रेवेन्यू फार्मर्स रखे गए अब नए, जिनको नाम दिया गया इजारदार्स। एग्रीड टू द पे द स्टेट ए फिक्स सम ऑफ मनी। लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टू द स्टेट। तो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में। इन टर्न द रेवेन्यू फार्मर्स वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन। उनको परमिशन दे दी गई अब रेवेन्यूज कलेक्ट करो, कि आप जितना रेवेन्यूज कलेक्ट करो इतना परसेंट हमारे को मिल जाना चाहिए। These developments allowed new social groups like moneylenders and bankers to influence the management of the state's revenue system, something which had not occurred in the past. तो इजाज़तदार जो थे उनको एक नया रेपुटेशन जो है मिला, यहाँ पर एक नई पोस्ट बनाई इन्होंने, तो उनका जो रेपुटेशन था वो अब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बढ़ रहा है उनका। एंड द थर्ड मेन प्रोविंसेस वर बंगाल। बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शीद कुली खान। बंगाल जो है 1717 के अंदर जो है बना था, और 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। मुर्शीद कुली खान जो था वो वैसे तो एक हिंदू था, बट इसको बेच दिया गया। अब उस टाइम पे क्या होता था, जैसे लोग अपने नीचे जो है अपने नौकर रखते थे, तो बंधुआ होते थे वो लोग, उनको बेचा जाता था, सेल परचेज होती थी उनकी। तो मुगल एम्परर के अंदर, मुगल एम्पायर्स के साथ इन्होंने काम किया, मुगल एम्परर्स के अंडर। मुगल एम्पायर में इसका काम देखा औरंगज़ेब ने, और औरंगज़ेब ने फिर इसको जो है आगे बढ़ने का चांस दिया एक। मुर्शीद कुली खान वाज अपॉइंटेड एज द नायब डिप्टी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। अब बाकी लोगों को बनाया गया था यहाँ पर गवर्नर, मनसबदार, या और जो उनको ज़ात वगैरह दी जाती थी, यहाँ पर इसे बनाया गया नायब, डिप्टी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। Although never a formal Subedar, Murshid Quli Khan very quickly seized all the power that went with that office. अब चाहे ये सूबेदार नहीं था, लेकिन इसने धीरे धीरे जल्दी से काफ़ी तेज़ स्पीड के साथ इसने सारी पावर्स जो है कलेक्ट कर ली, इकट्ठी कर ली अपने पास। Like the rulers of Hyderabad and Awadh, he also commanded the revenue administration of the state. तो हैदराबाद और अवध के जो रूलर्स थे, ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हैंडल कर रहा था ये। इन एन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, ही ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार टू उड़ीसा एंड ऑर्डर्ड ए मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ बंगाल। तो मुगल जागीरदार जो थे उनको वहां से हटा दिया गया, रेवेन्यू असेसमेंट दोबारा कराया गया। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विथ ग्रेट स्टिकनेस फ्रॉम ऑल जमींदार्स। तो रेवेन्यू को काफ़ी अब स्टिकनेस के साथ वसूल किया जाने लगा, कि कुछ भी करो, चाहे आप कितना भी अपोज करो, आपको रेवेन्यू तो देना ही देना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट मैनी जमींदार हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स एंड मनी लैंडर्स। दोज अनेबल टू पे वर फोर्स टू सेल देयर लैंड्स टू लार्जर जमींदार्स। तो पैसा उधार लेने लगे वो बैंकर से, मनी लेंडर से, और जो लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे उन्हें अपनी ज़मीनें लार्ज जमींदार जो थे, बड़े जमींदार लोग जो थे, उनको सेल करनी पड़ी। द फॉर्मेशन ऑफ ए रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी बंगाल देयरफॉर लेड टू कंसिडरेबल चेंज अमंग्स द जमींदार। तो जमींदार्स की जो पोजीशन थी वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर्स noticeable in Hyderabad and Awadh as well was evident in Bengal under the rule of Alivardi Khan. During his reign, the banking house of Jagat Seth, तो जगत सेठ जो है वो उस टाइम पे काफ़ी फेमस रहा है बैंकर्स के शेप में।
एक्सट्रीमली प्रोस्पेरियस, काफ़ी प्रोस्पेरियस रहा है उस टाइम पर ये। इफ़ वी टेक ए बर्ड्स आई, अगर एक पेनी नज़र से देखें ना, अगर हम चारों तरफ से एक ऑब्जर्वेशन करें, वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर्स अमंग्स दीज स्टेट्स। तो 3 फीचर्स हमारे सामने आते हैं इन 3 स्टेट्स को लेकर के। किसे? अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। तो तीनों स्टेट्स के लिए 3 अलग अलग पॉइंट्स जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं। फर्स्ट, जागीरदार जो थे उनका इन्फ्लुएंस कम करना, और जागीरदार की बजाय क्या बनाए थे? इजाजदार, जो इजाजदारी सिस्टम इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। मैनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय अर्जवाइल मुगल नोबल्स। दे वर highly suspicious of some of the administrative system that they had inherited, in particular the जागीरदारी सिस्टम। अब पहले तो चल रहा था मुगल्स वाला जागीरदारी सिस्टम, तो उसकी जगह इन्होंने क्या किया? अब इजाजदारी। द प्रैक्टिस ऑफ इजाजदारी, थ्रूली डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय द मुगल्स, स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन द 18th century। सेकेंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स की जगह आप कौन होंगे? रेवेन्यू फार्मर्स होंगे, वो लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे। एंड द थर्ड कॉमन फीचर इन ऑल दीज रीजनल स्टेट वाज देयर एमर्जिंग रिलेशनशिप विद रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स। तो टैक्सेस के लिए, टैक्सेस पे करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता? पैसा उधार देते थे। पैसा उधार कौन देंगे? जो बैंकर्स हैं या जो मर्चेंट्स हैं। तो ये लोग अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है बना रहे हैं। दीज पीपल लेंट मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स, रिसीव्ड लैंड एज सिक्योरिटी। लोग अपनी ज़मीन वहाँ पे गिरवी रखते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, फिर उसका रेंट पे करते हैं, वो लोग टैक्सेस पे करते हैं। एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम दीज लैंड्स थ्रू देयर ओन एजेंट्स। Throughout India, the richest merchants and the bankers were gaining a stake in the new political order. तो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी रिचेस्ट मर्चेंट्स जो थे, बैंकर्स जो थे, वो एक नई पॉलिटिकल ऑर्डर जो है बना चुके हैं, अपना एक पॉलिटिकल रुतबा बना चुके हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं ये लोग। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंप्लीट टुमारो। थैंक यू।